माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? माँ को घर आए हुए आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि माँ यहाँ की शानो शौकत देखकर जाने का नाम नहीं लेने वाली। देख बहू, अब जो करना है तुझे ही करना है। ऐसे एक माँ को अपनी बेटी के घर में रहते हुए अच्छा नहीं लगता, और लोग बातें भी बना रहे हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही वृद्धाश्रम जाकर वहाँ माँ के रहने की बात कर लूंगी। ये हुई ना बात। चल अच्छा है, वहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्हें अपने बच्चों का सहारा नहीं मिलता, और तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। कब तक तेरी माँ तेरे घर या तेरी छोटी बहन के घर भटकती रहेगी? चंदा के घर तो माँ जाने का नाम भी नहीं लेती। अरे उसके पास है ही क्या, एक टूटी हुई झोपड़ी के अलावा। खैर, खाने में क्या बनाऊं? आपके लिए पनीर बना देती हूँ, और सुबह की दाल और रोटी माँ ही ले लेंगी। ये सारी बात अपनी बेटी को अपने हाथ का बना लड्डू देने जा रही दुलारी सुन लेती है और उल्टे पांव अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर खुद से कहती है, मैंने सोचा था कि कुछ दिन मधु के घर रह लूंगी और कुछ दिन चंदा के घर, लेकिन मधु ने तो मुझे वृद्धाश्रम भेजने का मन बना लिया है। मेरी ही परवरिश में शायद कोई कमी रह गई है। दुलारी अब रोते हुए अपना सामान बांधने लगती है। लेकिन एक सगी बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, वो भी अपनी सास के साथ मिलकर? क्या माँ बेटी के बीच के इस कड़वे रिश्ते में सास का हाथ था, या खुद अपनी सगी बेटी अपनी माँ को अपने पास रखना नहीं चाहती थी? क्या थी वजह, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दुलारी की 2 बेटियां थीं, चंदा और मधु, और दोनों ही अपनी किस्मत के मुताबिक शादी करके अपने अपने घर जा चुकी थीं। चंदा की किस्मत में आई थी गरीबी, और मधु की किस्मत में शानो शौकत और ऐशो आराम लिखा था, जिससे वो सुखी सुखी रह रही थी। लेकिन अपनी दोनों ही बेटियों से मिलने की इच्छा जाहिर होने के बाद दुलारी सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी मधु से मिलने उसके ससुराल में पहुंचती है। मेरी लाडो, कितनी बदल गई है, और तुझे माँ की याद नहीं आती? हाँ हाँ माँ, आती है आपकी याद। और गले मिलने की क्या जरूरत है, थोड़ा पीछे हो जाओ माँ। माँ के शरीर से कितनी बदबू आ रही है। इसे क्या हुआ? क्या इसे मेरे आने की खुशी नहीं हुई? अरे समधन जी, आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे इस बंगले में। और बताइए कैसे आना हुआ? जी बस समधन जी, बेटी से मिलने का मन हुआ तो चली आई। कितने दिनों से इसे मिलने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन ये है कि अपनी माँ से मिलने आ ही नहीं रही थी, तो सोचा मैं ही मिल लूं। दुलारी अपने साथ अपनी बेटी के लिए साड़ी लेकर जाती है, जिसे देते हुए दुलारी अपनी बेटी से कहती है, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, बता कैसी साड़ी है? हाँ हाँ ठीक ही है। अरे चमेली, इतना लेट क्यों आई है? घर में सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी निपटा। अपनी माँ की बातों को काटते हुए मधु नौकरानी से बात करने लगती है और उसे काम समझाने लगती है। अब रात का खाना खाने के लिए सारा परिवार रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ खाने के बाद दुलारी अपनी बेटी को पैसे देती है। ये ले मधु बेटा, पैसे। अरे माँ, पूरे 5,000 का खाना खाया है हम लोगों ने, और आप 100 रुपए दे रही है। रखिए इसे, आपकी दवा में काम आएगा। मधु की बात सुनकर दुलारी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों का बुरा नहीं मानती। पर धीरे धीरे उसे एहसास हो गया था कि उसकी बेटी अपनी अमीरी का अपनी माँ को ठाट बाट दिखा रही है। ऐसे ही दुलारी को अपनी बेटी के घर रहते हुए 10 दिन से ज्यादा हो जाता है। एक रोज दुलारी अपनी बेटी को अपने हाथ से बनाया हुआ लड्डू देने उसके कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है, अंदर से दुलारी को मधु की आवाज आती है। तभी दुलारी के कमरे में चमेली आती है, जो दुलारी के लिए चाय लेकर आई थी। माँ जी, ये आपकी चाय। अरे बेटा रुकना जरा, ये जो साड़ी तुमने पहनी है, ये तुम्हें किसने दी? बड़ी अच्छी है इसीलिए पूछा। अम्मा जी, ये तो मुझे मधुमेह साहब ने दिया। कह रही थी कि मेरी माँ लेकर आई है और ये साड़ी मैं पहनने नहीं वाली। इतना सुनकर दुलारी की आंखें और भी ज्यादा भर आती हैं, और अब वो शाम को ही अपनी बड़ी बेटी के घर से निकलकर सीधे अपनी छोटी बेटी के घर पहुंचती है, जो बेहद गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। एक टूटी हुई झोपड़ी में वो अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी। माँ, आप यहाँ वो भी बिना बताए। बता दिया होता तो मैं खुद आपको लेने आती। तुझे परेशान करना नहीं चाहती थी। कैसी है मेरी बेटी? पहले आप बैठो, मैं आपके लिए चाय पानी बनाती हूँ। अब जल्दी जल्दी चंदा चूल्हे पर ही अपनी माँ के लिए चाय बनाती है, माँ को पानी पिलाती है और माँ के पैर दबाने लगती है। इतना कुछ क्यों कर रही है मेरे लिए? आपको पता भी है, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। अब माँ जी आप आई हैं तो कुछ दिन रुक कर जाइएगा। और मैं तो हमेशा चंदा से कहता हूँ, माँ जी वहाँ अकेली रहती हैं तो माँ जी को बुला क्यों नहीं लेती? तुम लोगों से मिलकर दिल खुश हो गया। जहाँ एक तरफ अपनी अमीर बेटी के घर दुलारी को इतना कुछ सहना पड़ा, वहीं गरीब बेटी के घर आने के बाद एक बार फिर दुलारी को मान सम्मान प्यार सब कुछ मिल रहा था। अब देर रात दुलारी के लिए चंदा अपने हाथों से खीर और पूरी बनाती है,
जिसे खाकर दुलारी अपनी बेटी की खूब तारीफ करती है। लेकिन कुछ देर बाद दुलारी देखती है कि चंदा और उसका दामाद रोटी को पानी में डुबो कर खा रहे हैं। दामाद जी और चंदा ये पानी के साथ रोटी क्यों खा रहे हैं, जबकि मुझे तो चंदा ने खीर और पूरी खाने को दिया। उस वक्त दुलारी चंदा अपने दामाद से कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही दुलारी को अपनी बेटी चंदा के घर रहते हुए करीब 20 दिन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसे अपनी गरीब बेटी के घर रहते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि उसे किसी चीज की दिक्कत हुई है। एक रोज सुबह सुबह दुलारी की नींद उस वक्त खुल जाती है जब बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे तुमने कहा था 10 तारीख को पैसे आ जाएंगे। दुकान से सामान पर सामान आता जा रहा है, लेकिन पैसे अब तक नहीं मिले। अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं दिए तो देख लेना मोहन भाई साहब, अच्छा नहीं होगा। धीरे बोलिए लाला जी, घर में माँ सोई हुई हैं, उठ जाएंगी। अरे कोई भी उठे, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। शाम तक मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। इतना कहकर लाला वहां से चला जाता है, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, माँ जी के लिए हम जो कुछ भी राशन लाते रहे हैं उसका बिल कुछ ज्यादा हो गया है, उसे हमें चुकता तो कर देंगे। दुलारी ये सारी बातें सुन लेती है। अपनी बेटी का संघर्ष, अपनी बेटी की दिक्कत, सब कुछ दुलारी देख और सुन रही थी, और वो समझ चुकी थी कि उसकी गरीब बेटी अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी माँ के लिए कर रही है। चंदा बेटा, क्या हुआ? कौन आया था दरवाजे पर और इतना चिल्ला क्यों रहा था? कोई भी तो नहीं था माँ, वो तो गांव का लाला था, उसकी आवाज ऐसी ही है, बस बातें कर रहे थे हम। दुलारी अपनी बेटी से ज्यादा सवाल नहीं करती। अब इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज दुलारी अपने घर जाने की बात करती है तो दुलारी की बेटी और दामाद दोनों ही दुलारी को अपने घर रहने की गुजारिश करते हैं। माँ जी, आपको पता है मेरी माँ और पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। बड़े भैया ने मुझे पाला और जब मेरी शादी हुई तो मुझे माँ के रूप में आप मिली, और अब आप भी अकेली रहती हैं, तो आप मेरी माँ की तरह यहाँ रह सकती हैं। तुम दोनों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा मन भी नहीं है अब तुम दोनों से दूर जाने का। कुछ दिन पहले मैं मधु के घर गई तो उसने मुझे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पास धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन मुझे उसने सिर्फ नीचा ही दिखाया, बल्कि उसने मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने की बात कही। दीदी ने आपको ऐसा कहा? मैं दीदी से अभी बात करती हूँ। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने आई ताकि तुम दोनों का रहन सहन, तुम दोनों का प्यार पा सकूं। लेकिन मधु को उसके पैसे से प्यार है और जो तूने दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। इसीलिए जमींदार से हाल फिलहाल में ली गई जमीन में तेरे और दामाद जी के नाम करती हूँ मैं। जहां एक तरफ मधु के व्यवहार से दुलारी काफी दुखी थी, वहीं अपनी गरीब बेटी चंदा के प्यार ने दुलारी को अपना सब कुछ न्यौछावर करने को मजबूर कर दिया था। माँ ये देखो भूत, ट्रेन के पास भूत है, जल्दी बाहर आओ। दीपा पुराने खंडर रेलवे स्टेशन के पास चूल्हे पर खाना बना रही है और अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो भागते हुए आती है। ये देखो माँ, भूत, मैंने कहा था ना कि इस पुरानी रेलवे स्टेशन पे भूत है, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक को जाकर। हे बालाजी, हमारी रक्षा करो। हे भगवान, ये भयानक सी परछाई किसकी है? कौन है यहाँ? हे भगवान, इस भूत प्रेत से हमारी रक्षा करो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हम इस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन के पास रहने आए हैं। आखिर ये परछाई किसकी थी? पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर क्या सच में यहाँ कोई भूत प्रेत था या कोई और बात थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चलो, सुबह से शाम हो गई, अब सेठ जी से पैसे लेकर घर चलते हैं। सेठ जी, आज के सारे पत्थर तोड़ दिए हैं जो कल सड़क बनने के लिए जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर ये ले 100 रुपए, तेरी आज की दिहाड़ी। सेठ जी, 100 रुपए में घर नहीं चल पाता है, और आज तो मैंने इतनी मेहनत की है, बड़े बड़े 4 से 5 पत्थर तोड़े हैं, वो भी अकेले, बिना किसी मदद के। अरे तो क्या हो गया, ये तेरा काम है और पत्थर ही तोड़ा है, कोई पहाड़ नहीं। तेरे इस काम के लिए तुझे 100 रुपए से ज्यादा नहीं कोई देगा। सेठ अपनी क्रूर नीति के साथ गरीब गोपाल के पैसे खा जाता है और गोपाल की कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसको रोज 100 रुपए की दिहाड़ी देकर उसे घर भेज देता। देर शाम गोपाल अपने घर आता है। क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ दीपा, सब ठीक है, ये लो आज की दिहाड़ी के 100 रुपए। क्या ठीक होगा बहू, अकेले मेरे बेटे के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई है। मेरा शरीर भी इतना सही नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए बाहर जाकर 2 पैसे कमा सकूं।
और इस 100 रुपए की दिहाड़ी में गोपाल कैसे घर चला रहा है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। आप लोग चिंता मत करिए, अच्छा बुरा समय लगा रहता है। ऐसे परेशान होने से इंसान अपने धैर्य को खो बैठता है और कुछ गलत कदम उठा लेता है। इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए। आइए आप लोग यहाँ बैठिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। दीपा अपने पूरे परिवार के लिए खाना लगाती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। पिताजी, हम लोग अपना दूसरा घर कब लेंगे? ये घर बहुत छोटा है, मैं तो इसमें ठीक तरह से खेल भी नहीं पाता हूँ। गुल्लू मेरा पोता, ऐसे पिता को परेशान नहीं करते, वो अभी काम पर से आया है ना। देखना बेटा, एक दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर लूंगा जिसमें तुम आराम से खेल सकोगे, पढ़ सकोगे और वहां तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। गोपाल सरकार की दी हुई छोटी सी जमीन 12 से 13 गज की जमीन पर एक छोटे से झुग्गी में अपने पूरे परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा था। तभी कुछ महीनों बाद अचानक, क्या हुआ सर, आप लोग इस तरह से हमारे घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? सरकार की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द इस जमीन को खाली किया जाए, क्योंकि अब इस जमीन पर एक सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। अगर इस तरह से सरकार हमको घर से बेघर कर देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपनी बीवी बच्चों को लेकर? हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सब नहीं पता मुझे, जाकर सरकार से बात करो। लेकिन अगर कल शाम तक आप लोगों ने यह घर खाली नहीं किया तो आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। अब रातों रात घर खाली करने की धमकी देकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब वहां के लोगों के पास घर खाली करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसीलिए सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से निकल जाते हैं और गोपाल भी अपने पूरे परिवार के साथ अपना घर खाली करके दर दर के ठोकरे खा रहा होता है और घर की तलाश कर रहा होता है कि तभी चलते चलते वो लोग एक पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां गोपाल रुकता हुआ कहता है, दीपा माँ अब और नहीं चल पाएगी, हम लोग एक काम करते हैं, इस पुराने रेलवे स्टेशन पर ही अपनी एक छोटी सी झुग्गी बनाकर रह लेते हैं। क्या इस खंडर में? ये खंडर कितना भयानक लग रहा है, लगता है सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं है। इस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा, मैंने तो सुना है कि इस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर भूत प्रेत रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सच है कि इस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर अब कोई नहीं आता। और हाँ बेटा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, जो भी होते हैं भगवान होते हैं। गोपाल के कहने पर दीपा गोपाल के साथ मिलकर उस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर अपना टेंट का घर तैयार करती है और अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहने लगती है। तभी एक रात दीपा अपने पूरे ससुराल वालों के साथ आराम से सो रही होती है कि तभी रात 2 बजे दीपा की नजर किसी की आंखों पर पड़ती है जो पूरी ग्रीन कलर से चमक रही होती है। तभी दीपा चिल्लाकर उठकर बैठती है और डरते हुए कहती है, भूत भूत, माजी उठिए, देखिए यहाँ पर भूत है। वो अपनी हरी हरी आंखों से मुझे ही देख रही है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं। तभी गोपाल देखता है कि वहां पर एक काली बिल्ली है जिसकी हरी हरी आंखें चमक रही हैं। कुछ देर बाद बिल्ली भी अपनी म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाल कर वहां से चली जाती है। दीपा देखा, वहां कोई भूत नहीं था, वो तो बस एक काली बिल्ली थी जिसकी हरी आंखें देखकर तुम इतना डर गई। और वैसे भी हम पुराने खंडर रेलवे स्टेशन के पास रह रहे हैं, तो यहाँ जंगली बिल्ली का आना लाजमी है, तुम ऐसे डरो मत। अब जैसे तैसे डरते डरते दीपा अपने परिवार के साथ उस खंडर पर दिन गुजार रही थी कि तभी रात के 2 बजे अचानक, माँ मुझे इन कुत्तों के वजह से डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मानो बाहर कोई भूत खड़ा है। दीपा गुल्लू को ऐसे डरता देख उसे अपने सीने से लगाकर सुलाते हुए कहती है, डरो मत बेटा, ये तो कुत्तों के भौंकने की आवाज है, जरूर उन्हें भूख लग रही होगी। अब आए दिन दीपा को अपने पुराने खंडर रेलवे स्टेशन के पास रहने के कारण डरावनी चीजों से गुजरना पड़ रहा था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है कि तभी एक रात दीपा चूल्हे पर खाना बना रही होती है और गुल्लू ट्रेन के आसपास खेल रहा होता है कि तभी उसको 2 इंसानों की परछाई दिखाई देती है। गुल्लू भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। माँ जल्दी बाहर आओ, देखो यहाँ पर कौन है। मर गए, इस चोर ने तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेना है, जल्दी भाग मोहन। अब जैसे ही दोनों चोर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं कि पूरा परिवार उसको पकड़ लेता है। गोपाल चोर का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से चोरी करके यहाँ से निकल लोगे? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हाँ, आइंदा कभी किसी के घर में चोरी नहीं करेंगे, बस हमें जाने दीजिए। चोरों को ऐसा गिड़गिड़ाता देख और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता देख गोपाल उन्हें छोड़ देता है।
आप देख रहे हैं ना, इस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण हम लोगों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। कभी डरावनी बिल्ली तो कभी जंगली कुत्ते, और आज तो हद ही हो गई, चोर हमारे घर में आ गए थे। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। घर में छोटा बच्चा है, अगर किसी के साथ कोई हादसा ही हो जाए इस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर तो हम लोग क्या करेंगे। जल्दी से कोई दूसरा घर ढूंढ ले। अगर पैसे की दिक्कत है तो बोल, हम लोग भी कमाना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं माँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं कर रहा हूँ कोशिश। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गोपाल अपने सहकर्मियों के साथ पत्थर तोड़ने का काम कर रहा होता है। तभी सुरेश नाम का एक आदमी कहता है, अरे तुम लोगों को पता है, सरकार ने जो हमसे हमारा घर ले लिया था उसके बदले में हमें दूसरा घर दे रहे हैं, और वो घर पहले वाले घर से थोड़ा बड़ा है। अरे ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था, तो क्या सरकार मुझे भी दूसरा घर देगी? अरे हाँ गोपाल, तुम्हें भी देगी। बस कुछ पर्चे हैं वो सरकारी दफ्तर पर जाकर जमा कर दो और तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। अब सुरेश के कहने पर गोपाल सारे आइडेंटिटी प्रूफ सरकारी दफ्तर पर जमा करता है और कुछ ही दिन में सरकार उसको उसका खुद का घर दे देती है और वो अपने पूरे परिवार को लेकर उस घर में रहने चला जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सरकार ने हमको दूसरा घर दे दिया, नहीं तो हमें न जाने कब तक उस पुराने खंडर रेलवे स्टेशन पर ही रहना पड़ता। ये भले भले, ये घर तो कितना सुंदर और कितना बड़ा है। अब तो मैं इस घर में बहुत आराम से खेल सकता हूँ।